बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बेसिक कंसेप्ट की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का कंक्लूजन बताया है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल के आइकन को दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और हमारे चैनल को जितना आप लोग शेयर करेंगे, जितना आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव काम हम कर सकेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जो कि है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और इसमें हम आज जो पहला टॉपिक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे बच्चों को जब वो पढ़ते हैं और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, तो उनमें एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्या ताल्लुक़ है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का उस एटम से रिलेटेड। तो थोड़ी बहुत ब्रीफ हिस्ट्री बताना ज़रूरी है कि आपने 9th में पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन का कंसेप्ट ये था कि वही ग्रीक कंसेप्ट था उनका भी कि एटम इंडिविजिबल है, एटम अनकटेबल है, एटम को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर है, एटम ही केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को डाल्टन ने एक्सप्लेन करवाया और उसने ये कहा कि एटम से फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल कोई नहीं है। हाँ, डाल्टन ये मानता था कि एटम न्यूट्रल है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पहले भी थोड़े बहुत लोग आए, जो मैंने बेसिक वीडियो में बेसिक कंसेप्ट जब मैंने चैप्टर नंबर 2 का बताया था, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से पहले हमारे पास सॉलिड कंपोनेंट्स में चार्ज का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। कि आप लोग ने देखा होगा कि ग्लास रॉड के साथ जब सिल्क को रब करते हैं, या जिसकी मैंने एग्जांपल दी थी कि आप लोग अगर देखा कि कंघी वगैरह को आप लोग रब कर रहे होते हैं बचपन में अपने सर के साथ, और फिर उसको किसी पेज के साथ, पेज के छोटे से पार्टिकल के साथ आप लोग उसको टच करते थे तो अट्रैक्शन शो होती थी। तो वो जो अट्रैक्शन शो हो रही है, उस वक्त उन्हें नहीं समझ आ रही थी कि ये सॉलिड में क्या चीज़ है जो अट्रैक्शन शो कर रहा है। बस उन्हें सिर्फ ये था कि अट्रैक्ट हो रहे हैं पार्टिकल, जबकि रियलिटी में वो चार्ज पार्टिकल की अट्रैक्शन ही थी। और वो चार्ज पार्टिकल क्या है, इस पे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड की कंडक्शन हमें मिल चुकी थी सबसे पहले। डाल्टन के बाद सॉलिड की कंडक्शन हमें उसी ग्लास रॉड विद सिल्क, या ये जो आप कंघी वगैरह छोटे पेज के साथ इंटरेक्ट कराते थे सॉरी जो इंटरेक्ट करा रहे होते थे, तो तब आपको सॉलिड की कंडक्शन मिल चुकी थी। उसके बाद मैंने कहा था कि फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आया, और फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ने ये प्रूव किया कि लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं। और आपने इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा चैप्टर, इलेक्ट्रोलिटिक का पूरा चैप्टर आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर था जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते थे, जिसमें आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल को पढ़ा था। तो लिक्विड की भी कंडक्शन हो गई, लेकिन उस वक्त भी फेराडे या डिफरेंट साइंटिस्ट जो उस वक्त काम कर रहे थे, गोल्डस्टीन था, इसी तरह क्रुक्स था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया उस वक्त, लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही थी कि ये चार्ज पार्टिकल है क्या। वो सिर्फ ये देखना चाहते थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि अगर सॉलिड कंडक्ट कर रहा है, अगर लिक्विड कंडक्ट कर रहा है, तो वो ये देखना चाहते थे इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि हमें गैसेस को भी फिर कंडक्ट करना चाहिए। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में वो गैसेस की कंडक्शन पढ़ना चाह रहे थे, और वो चार्ज को पढ़ना चाह रहे थे कि अगर सॉलिड में चार्जेस हैं, लिक्विड में चार्जेस हैं, तो गैसेस में भी हमारे पास क्या होने चाहिए, चार्जेस होने चाहिए। लेकिन उसी चार्ज को वो पढ़ते पढ़ते जे थॉमसन एक ऐसी कंक्लूजन की तरफ आया कि अगर ये चार्ज जो है ये मैस रखता है, और ये मैस अगर छोटा है उस एटम से, जो सबसे छोटा एटम है यानी हाइड्रोजन, जो कि मैंने यहाँ शो कराया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम है पूरी कायनात में, अगर उससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल मौजूद है और वो चार्ज्ड पार्टिकल है, क्योंकि एटम ओवरऑल न्यूट्रल था, ये कंसेप्ट डाल्टन का भी था, और जो साइंटिस्ट उस वक्त मौजूद थे, जे थॉमसन के वक्त में भी जो साइंटिस्ट मौजूद थे, उनका भी कंसेप्ट ये था कि एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है। तो ये चार्ज जो है, अगर इसका मैस है, तो इसका मतलब ये है
कि ये एटम से भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और अगर ये एटम से स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसका मतलब ये है कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। और इसी कंसेप्ट को जे थॉमसन ने, यानी उस कंसेप्ट को जो डाल्टन का था कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया। और इसी एक्सपेरिमेंट को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा यही टॉपिक है। हम पहले डिस्चार्ज ट्यूब को डिस्कस करेंगे कि उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, और फिर उसके बाद इसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब नज़र आ रहा है। डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं और क्रुक्स ट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहली मरतबा इसको क्रुक्स ने यूज़ किया और वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करवाना चाह रहा था, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन करवाना चाह रहा था किसमें, गैसेस में। तो इस ट्यूब में गैसेस पड़े हुए थे और वो क्या करना चाह रहा था कि क्या गैसेस, वो देखना ये चाह रहा था कि अगर सॉलिड कंडक्ट करता है, लिक्विड कंडक्ट करता है, तो गैसेस को भी कंडक्ट करना चाहिए। तो वो सिर्फ कंडक्शन के फिनोमेना को चेक कर रहा था, वो किसी स्मॉल पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल को देखना नहीं चाह रहा था। और अब हम पढ़ते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है इस डिस्चार्ज ट्यूब की। तो सबसे पहले आपको ये ग्लास ट्यूब दिख रहा होगा। इस ग्लास ट्यूब, और ये वेरियस शेप के हो सकते हैं, ये इवन बॉटल की तरह भी हो सकता है जो आप लोग ड्रिंक्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस तरह के भी बॉटल्स पे आजकल लोगों ने, आप लोग नेट पे सर्च कर सकते हैं, बनाए हुए हैं डिस्चार्ज ट्यूब्स। और इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है, पहला तो खुद ये ग्लास ट्यूब होगा पूरा, फिर उसके बाद मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं। तो आपके पास ये कैथोड दिख रहा है और आपके पास ये एनोड दिख रहा है। इसी तरह वैक्यूम पंप लगाया जाता है इसमें, और वैक्यूम पंप इसलिए लगाया जाता है, यहाँ बच्चों को थोड़ा बहुत फोकस करना चाहिए इन पॉइंट्स पे जो एक एक पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको इसकी वर्किंग और इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं समझ आएगी तब तक आपको इसका बेसिक कंसेप्ट भी नहीं समझ आएगा। तो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बाद, यानी एनोड और कैथोड के बाद, यहाँ वैक्यूम पंप इसलिए लगाया गया है कि जब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम यहाँ कंडक्शन करवाना चाहें या हम करंट पास करवाना चाहें तो गैसेस में करंट पास नहीं होता उस नॉर्मल हालत में, जिसको हम कहते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ जो एटम्स मौजूद होंगे उनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे जा नहीं पाएंगे, वो डिफ्लेक्ट होते जाएंगे और रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन पॉसिबल नहीं है उनके लिए, नॉर्मल हालत में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कंडक्ट कर सकें। तो यहाँ हमें गैस का प्रेशर कम रखना पड़ेगा ताकि कंडक्शन का फिनोमेना हम आसानी से समझ पाएँ। तो आपने यहाँ देखा होगा, लिखा हुआ है एयर एट वेरी लो प्रेशर। इसी तरह जो अगला पार्ट है इसका, फ्लोरेसेंट स्क्रीन। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई जाती है यहाँ, जो ग्रीन ग्लो लिखा गया है, एनोड के पीछे उन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई थी ताकि जो रेज आ रही हैं, जिनको वो रेज कह रहे थे, उनको उस वक्त पता ही नहीं था, ना क्रुक्स को पता था ना जे थॉमसन को पता था, क्योंकि वो इसे सिर्फ रेज यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कंसिडर कर रहे थे, इसका पार्टिकल नेचर कंसिडर नहीं कर रहे थे। और ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो स्टार्टिंग में वो यही सोच रहे थे कि ये एक रेज हैं या एक वेव्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में जा रही होंगी और यहाँ क्या करेंगी, स्ट्राइक करेंगी एनोड पे। और एक पॉइंट आपको यहाँ के बुक में आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में जब कैथोड रे की यानी कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो रही थी तो उस वक्त वो बुक कहती है कि यहाँ हमारे पास परफोरेटेड एनोड नहीं होता। परफोरेटेड का मतलब है कि यहाँ होल्स, मतलब आपको थोड़े थोड़े गैप्स नज़र आ रहे होंगे। ये पूरा का पूरा मेटल नहीं होगा, बल्कि उसमें थोड़े बहुत पोर्स होंगे ताकि रेज आगे जाके ग्लास के वॉल के साथ टकरा सके, स्ट्राइक कर सके और एक ग्लो प्रोड्यूस करवा सके अगर ये रेज हैं। तो ये भी सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन ही समझा रहा हूँ। तो आपका जो फोर्थ पार्ट है इस इंस्ट्रूमेंट का, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है जो जिंक सल्फाइड या फॉस्फर की बनी है, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स की बनी हो सकती है। वो एनोड के पीछे ये ग्लास का ये वॉल उन्होंने क्या किया होगा,
फ्लोरेसेंट सब्सटेंस का या फ्लोरेसेंट स्क्रीन का बनाया होगा कि अगर कोई रे आती है और वो अगर वो इनविजिबल रे है और जो इलेक्ट्रॉन की रेज होती भी इनविजिबल हैं तो वो यहाँ आके अगर स्ट्राइक करें तो ग्लो प्रोड्यूस करेंगी, और ग्लो प्रोड्यूस करेंगी तो हमें पता चल जाएगा कि कोई ना कोई रे यहाँ आ रही थी, क्योंकि हमें रेज नज़र दिखेंगी नहीं और नज़र नहीं आएंगी। और हमें कैसे पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसी स्क्रीन रख दें कि जब उन पर रेज स्ट्राइक करती हों तो वो ग्लो करती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवेज़ वगैरह पे जो बोर्ड लगे होते हैं जब उन पे रेज स्ट्राइक करती हैं तो वो फ्लैश करते हैं या वो ग्लो करते हैं और उससे आप उनके रीडिंग्स कर सकते हैं। तो इसी तरह, और वो रेडियम वगैरह के साइंस होते हैं, इसी तरह की पार्टिकल, ये जिंक सल्फाइड जो है ये ग्लो करता है जब इस पर कोई रेज पड़ती हैं। तो अभी तक तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटेशन की डिस्कशन। इसी तरह हाई वोल्टेज बैटरी लगाई जाती है। हाई वोल्टेज बैटरी इसलिए लगाते हैं ताकि जो नॉर्मल हालत में आपने प्रेशर भी कम कर दिया, यहाँ प्रेशर कैसे कम किया जाता है इसमें वैक्यूम पंप के थ्रू। और वैक्यूम पंप कैसे प्रेशर कम करता है कि आपके गैस के पार्टिकल्स को यहाँ कम कर देता है, मतलब आपको इतने ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स या एटम्स आपको इस ट्यूब में नहीं दिखेंगे। तो आपने प्रेशर भी कम कर दिया लेकिन उस पे भी कोई 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट में कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आपको हाई वोल्टेज जनरेटर या हाई वोल्टेज सोर्स रखना पड़ेगा, बहुत बड़ी बैटरी रखनी पड़ेगी कि 10,000 या 5000 के वोल्ट की बैटरी हो। आपके बुक में 5000 to 10,000 वोल्ट बैटरी लिखी है ताकि वो आसानी से इस एयर की कंडक्शन करवा सके, यहाँ डिस्चार्ज करवा सके इलेक्ट्रॉन को, यहाँ एटम की आयनाइजेशन करवा सके और आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा सके और वो इलेक्ट्रॉन आगे मूवमेंट करे ताकि हम आसानी से उसे डिटेक्ट भी कर लें। तो बहुत सारे बुक्स में ये लिखा होता है कि एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं होते जो यहाँ से निकलेंगे और वो आगे जाएंगे। तो मैं ये भी बता दूँ आपको कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे वो एनोड से भी निकलेंगे कि करंट की फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आते जाएं, और यहाँ जो एटम्स मौजूद होंगे वो उनको भी स्ट्राइक करेंगे और उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन है वो उनको भी आयनाइज करेंगे। तो यहाँ एक एनोड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट एक कैथोड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। अगर मैंने इसको पहली स्टार्टिंग में एनोड का लफ्ज़ यूज़ किया तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। यहाँ कैथोड के इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे और कैथोड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जाते हुए इधर बीच में जो एटम्स मौजूद होंगे, जो गैसेस मौजूद होंगे उनको स्ट्राइक करेंगे, और वो गैसेस अपने इलेक्ट्रॉन, जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या करेंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। और उसके एनोड की तरफ मूवमेंट करने की वजह भी यही है कि चूँकि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है फिजिक्स में, जिस तरह हमने पढ़ा है 10th में भी आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस हमेशा पॉजिटिव की तरफ ही आएंगे। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रिपेल हो रहे होंगे इस कैथोड से जो नेगेटिवली प्लेट है। तो एक तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा कि वो आगे जाए एनोड की तरफ, दूसरा एनोड उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इस रेस की मूवमेंट आगे की तरफ जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसमें गैसेस यूज़ होंगे जो मैंने जनरली कहा इंस्ट्रूमेंटेशन में कि हम यहाँ गैस यूज़ कर रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि वर्किंग क्या है इससे रिलेटेड। तो वर्किंग में हम सबसे पहले आपको दिख रहा है डिस्चार्ज ट्यूब, जो कि पिछली स्लाइड में भी आपको दिखाया था, और मैंने ये बात कही थी कि अगर आप यहाँ नॉर्मल प्रेशर रखेंगे तो आपको गैस, जब आप करंट पास करेंगे तो कंडक्शन नहीं होगी। तो पहला पॉइंट ही वर्किंग के केस में यही है कि आई का मतलब करंट पास थ्रू गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नो इफेक्ट ऑन गैस। तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप करंट पास करते हैं हाई वोल्टेज का भी, तो यहाँ कंडक्शन का फिनोमेना नहीं होता। और इवन एट 5000 वॉट जो यहाँ मैंने लिखा है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलें हम गैस के प्रेशर को यहाँ कम कर दें बाय वैक्यूम पंप। तो उन्होंने एवैक्यूएट किया, बहुत सारे गैस को बाहर निकाला, पार्टिकल्स को, बहुत कम गैसेस के पार्टिकल को यहाँ रहने दिया, और प्रेशर कितना कम कर दिया, 0.01 टॉर तक ले आए। तब गैस ने कंडक्ट करना भी शुरू किया और गैस ने लाइट भी एमिट करना शुरू की। तो गैसेस ने लाइट कैसे एमिट करना शुरू की,
गैसेस चूँकि इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जब एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जब कैथोड रे उन्हें स्ट्राइक करेंगी या ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे पास हाई वोल्टेज सोर्स से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे होंगे, तब वो जब एटम को स्ट्राइक करते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। या आपके पास एटम है हाइड्रोजन का, अगर सपोज़ यहाँ से ये रेज आ रही हैं और यहाँ इसको स्ट्राइक करती हैं, सपोज़ मैं इसे स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है या अपने हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है और हाई एनर्जी लेवल से वापस आता है, तो उस दौरान वो एनर्जी रिलीज़ करता है और उससे यहाँ इस पूरे ग्लास ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये जो ग्लास ट्यूब में ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, ये शो कर रहा है कि एटम्स के इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से लो एनर्जी के दौरान आए थे और उन्होंने अपनी एनर्जी लॉस की, और लॉस करते हुए वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट हमें मिल रही है, जैसे नियॉन साइंस की एक एग्जांपल है। फर्दर चूँकि वो इस एटम के ग्लो को ख़त्म करना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि और भी कोई ग्लो प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, कंडक्शन और पॉसिबल है या नहीं है, उन्होंने जब फर्दर गैस के वैक्यूम से और इवैक्यूएशन की और प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया अप टू 0.001 टॉर या 10⁻³ टॉर, तो उस वक्त एमिशन ऑफ लाइट जो है, यहाँ जो आपको ग्लो अपीयर होता हुआ दिख रहा था एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से, ये पूरा ट्यूब आपको ग्लो कर रहा था, या आपको ये पूरा का पूरा जो ट्यूब है वो लाइटेड दिख रहा था किसी डिफरेंट कलर्स में, मोस्टली येलो ग्रीन कलर होता है, तो उसमें उस फॉर्म में आपको दिख रहा था। अब 0.001 टॉर पे वो ग्लो भी डिसअपेयर हो गया। उसके बाद जाके उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस की या देखा, अब वो ऑब्जर्वेशन देखना बहुत ज़रूरी है और उस पर फोकस करना ज़रूरी है। मैं फिर बता रहा हूँ इन 3 पॉइंट्स को कि पहले उन्होंने करंट पास करवाया नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उनकी कंडक्शन नहीं हुई। फिर उन्होंने 0.01 टॉर प्रेशर किया और 0.01 टॉर प्रेशर पे उन्होंने कंडक्शन करवाई, तो गैस कंडक्ट भी करने लगे, एमिट भी लाइट होने लगी, पूरा ग्लो अपीयर हो रहा था ग्लास ट्यूब पे। फिर उन्हें जब फर्दर प्रेशर डिक्रीज़ किया तो उन्हें वो ग्लो जो एटम के आयनाइजेशन की वजह से दिख रहा था, वो ग्लो भी डिसअपेयर हुआ। तो ऑब्जर्वेशन अब स्टार्ट हो रही है, यहाँ से असल में कहानी स्टार्ट होती है कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कैसे हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताता है। ऑब्जर्वेशन उन्होंने अब क्या करना शुरू किया कि जब वो ग्लो डिसअपेयर होने लगा, तो अब आपको यहाँ जो स्क्रीन है, यहाँ उन्होंने इस ग्लास ट्यूब के साइड पे स्क्रीन लगाई होगी और इसको आपने फोकस नहीं करना। ये पिक्चर में थोड़ा बहुत मैंने बीच में व्हील रखी हुई है, ये मतलब रखी गई है, तो ये उस एक्सपेरिमेंट को शो कर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्लो आपको दिख रही है येलो ग्रीन टाइप की, ये ग्लो अगर आप देखें जो बैक से, अगर यहाँ से देखें आप लोग कि ये कैथोड है और सपोज़ ये एनोड है इस तरफ, तो कैथोड के और एनोड के बीच में आपको ग्लो कोई नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब ये है कि जब एटम का ग्लो भी ख़त्म हो गया, एटम बहुत लो प्रेशर पे अपना ग्लो ख़त्म कर चुका है, तो अब सिर्फ इनविजिबल रेज़ आ रही हैं कैथोड से, और वो इनविजिबल रेज़ हमें ग्लास वॉल पे आके येलो या ग्रीन की फॉर्म में दिख रही हैं। वो कैसे ग्लास वॉल पे येलो या ग्रीन दिख रही हैं, उसकी असल वजह यह है कि उन्होंने इस स्क्रीन ग्लास वॉल को क्या किया होगा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन बनाया होगा, जिंक सल्फाइड की कोटिंग की होगी। तो वो इनविजिबल रेज़ जो हमें डायरेक्टली दिख नहीं रही होती, जब वो किसी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर टकराती हैं तो वो वहाँ ग्लो प्रोड्यूस करती हैं और वो ये शो कर रही होती हैं कि कोई रेज़ आ रही हैं कैथोड रेज़ से, कैथोड से आ रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस इनविजिबल रेज़ का नाम उस वक्त रखा कैथोड रेज़ या इनविजिबल रेज़ का नाम दिया, और जे थॉम्सन ने फिर उसे इसका नाम नेगाट्रॉन भी दिया। तो ये रेज क्या करती हैं, इट स्ट्राइक द ग्लास वॉल अपोजिट टू कैथोड। ये आपका कैथोड है यहाँ, और इसी तरह अपोजिट टू कैथोड ये वाली जगह आपको जहाँ येलो ग्रीन दिख रहा है, आपको बीच में आप देखें तो इनविजिबल है, फिर यहाँ आपको येलो ग्रीन दिख रहा है। ये वही पॉइंट है कि जिसको हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि कोई रेज आ रही थी कैथोड से जो स्ट्राइक कर रही हैं इस वॉल पे, और इट नॉक देयर एटम्स इलेक्ट्रॉन्स टू अ हाई एनर्जी। अब जाहिर बात है इस जिंक सल्फाइड स्क्रीन में या इस ग्लास वॉल में एटम्स मौजूद हैं, जब वो रेज़ आएंगी और वो रेज़
आज हमें पता चलता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, उस वक्त उन्हें पता नहीं था। तो वो रेज खुद भी कोई पार्टिकल नेचर होगा, वो पार्टिकल नेचर यहाँ आके जब स्ट्राइक करेंगे तो स्ट्राइक करते हुए वो इन एटम्स के साथ, जो ग्लास वॉल के एटम्स हैं या जिंक सल्फाइड के एटम्स हैं, जब वो इनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो इलेक्ट्रॉन यानी हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। और हाई एनर्जी स्टेट से जब वो लो एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो इस वॉल पे क्या कर रहा होता है, ग्लो प्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसका मतलब ये रेज यहाँ भी से भी हमें थोड़ा बहुत क्लू मिल सकता है कि ये रेज पार्टिकल नेचर की हैं। जब किसी दूसरे पार्टिकल से टकराती हैं और उनको हाई एनर्जी में लेके जाती हैं और फिर वापस लो एनर्जी में लाती हैं और वो खुद आती हैं लो एनर्जी में, और वो लो एनर्जी रेडिएशंस रिलीज़ करता है या कलर्स रिलीज़ कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो थोड़ा बहुत क्लू तो यहाँ हमें पार्टिकल नेचर का मिलता ही है। When fall back, ये वही वाला पॉइंट है, they emit light, this causes the glass to glow, usually yellow green। तो आपकी जो रेज आ रही थी जो हमें यहाँ तो इनविजिबल दिख रही हैं, लेकिन जब वो किसी एटम से टकरा रही हैं तो वहाँ उन एटम्स पे वो क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, ग्लो प्रोड्यूस कर रही हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बीच में कोई भी एटम मौजूद नहीं है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल गैसेस यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन उन गैसेस का कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने प्रेशर इतना कम कर दिया था कि वो ग्लो डिसअपेयर हो जाए। जो एटम्स के टकराने, इलेक्ट्रॉन का गैसेस के एटम्स के साथ टकराने की वजह से ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था। अब सिर्फ जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है वो उन इनविजिबल रेज की वजह से है जो कैथोड रेज से आ रही हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर इनविजिबल, तो वो रेज जिनको हम कैथोड रेज कह रहे थे, क्योंकि वो कैथोड से आ रही हैं तो इसीलिए उनका नाम क्या रखा गया, इनविजिबल रेज, क्योंकि वो हमें दिख नहीं रहे थे और इसीलिए उसको कैथोड रेज भी कहा गया क्योंकि वो कैथोड से आ रहे थे। और जे थॉमसन ने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, कि उसका नाम दिया नेगाट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का नाम बाद में पढ़ा जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो यहाँ मैं नहीं बताऊंगा कि किसने दिया हुआ है, आप लोग मेरी पिछली वीडियो देखिए, नहीं तो बुक में भी आपको मिल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा हुआ है। तो जिस बच्चे ने अगर वीडियो देखी है पिछली, तो एटलीस्ट वही बता दे कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक नहीं लिख रही होती, मैं थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये कंसेप्ट बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक भी है, इसीलिए इस पर बताना भी ज़रूरी है कि क्या क्या पॉइंट्स जो बुक लैक कर रही है आपको उन पॉइंट्स का भी पता हो। कैथोड रेज आ रही थी, वो स्ट्राइक भी कर रही थी एटम्स पे, इवन अब भी कुछ एटम्स पे जो यहाँ थोड़े बहुत मौजूद थे, लेकिन उन एटम्स ने ग्लो नहीं शो करवाया। उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ आ रहे थे और वो स्ट्राइक कर रहे थे किसको, वो स्ट्राइक कर रहे थे इस ग्लास वॉल को। तो सिर्फ कैथोड ही नहीं था, यानी कैथोड का मेटल प्लेट ही नहीं था जिससे कैथोड रेज आ रही थी, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स में मौजूद थे, जब उनको भी कैथोड रे स्ट्राइक करता था, वो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलवा लेता था, यानी उनकी आयनाइजेशन करवा देता था, और वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता हुआ यहाँ आके स्ट्राइक भी करेगा। तो कैथोड रेज भी वही चीज़ है जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये वाला पॉइंट बुक ने नहीं डिस्कस किया हुआ। द ग्लो रिवील्स वेयर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द ग्लास। अब चूंकि यहाँ जो ग्लो प्रोड्यूस हो रहा होगा वही हमें बता सकेगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर ग्लो ना प्रोड्यूस होता और ये इनविजिबल की इनविजिबल ही रहती, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन भी ना शो करती, तो फिर हम कैसे डिटेक्ट करते कि कोई रे मौजूद है जो कैथोड से आ रही, और इस रे को बाद में कैसे हम इलेक्ट्रॉन का नाम देते। अब यहाँ से हमें पता चलने लग जाएगा कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जब डिस्चार्ज ट्यूब के इस कैथोड रे पे किए गए, तो पहले उनके चार्जेस का पता लगाया गया कि इस कैथोड रे, जिसको हम कैथोड रे कह रहे हैं या इनविजिबल रे कह रहे हैं या नेगाट्रॉन कह रहे हैं जे थॉमसन, तो अब हम उसका नेचर पढ़ना चाहते हैं कि वाकई उस कैथोड रे में एटम से छोटे पार्टिकल होने की एबिलिटी है या नहीं है, क्या एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता, और एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, तो क्या ये कोई चार्ज पार्टिकल है या ये भी कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, और या ये एटम है। हाइड्रोजन एटम से भी स्मॉल कोई और एटम हो सकता है या नहीं। तो देखा गया, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, जे पेरन ने किया, और इसके साथ और भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लेकिन डोमिनेंट जो हमें नाम दिख रहा होता है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड रे, वो जे पेरन का है। और उसने क्या किया कि यहाँ तक तो आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब था, यहाँ तक आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब था जिसमें ये कैथोड है, ये एनोड है, और यहाँ आपको वोल्टेज दिख रही है,
लेकिन उसके बाद उसने इसकी एक्सटेंशन कराई डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की, और यहाँ उसने एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और दूसरी बार उसने मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट दिया। तो आपको यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स दिख रहे होंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की हैं, और इसी तरह फिर ये आपको नीचे दिख रहा होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट है। तो दोनों को अप्लाई करने से पहले उसने क्या किया कि उसका ये नेचर शो करना चाहा कि क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं या नहीं करती। तो उसने पहले ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया पहले स्टेप में, और ना ही मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों अप्लाई नहीं किए तो ये लाइन ये रेज स्ट्रेट पास हुई। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अकेले अप्लाई किया तो ये जो रेज थी ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखाई दी, मतलब डिफ्लेक्ट हुई। इससे हमें ये पता चला कि ये जो कैथोड रेज हैं इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूवमेंट कर रहा है या डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी तरह जब उसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तीसरे एक्सपेरिमेंट में, तो मैग्नेटिक फील्ड में उसने डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ शो की, इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ शो रही थी। और ये जो डिफ्लेक्शन आपको एनिमेशन में दिख रही है ये मैग्नेटिक फील्ड की डिफ्लेक्शन है कि उसने अपोजिट डिफ्लेक्शन शो करवाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के केस में ये साउथ की तरफ, और यही ये शो कर रहा था कि वाकई जो हमारा कैथोड रे है वो चार्ज नेचर का है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट उसने अप्लाई किया, पहला वो था जब दोनों कोई फील्ड अप्लाई नहीं की गई। दूसरा एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन ने ऊपर की तरफ मूवमेंट की, इसको मैं सपोज ए पॉइंट कह देता हूँ, फिर या बी पॉइंट कह देते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये ए टर्मिनल या ए पॉइंट कहें, फिर इसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ये बी पॉइंट कहें, और थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया ये सी पॉइंट है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट जब उसने किया तो जितना स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का था उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अप्लाई किया, तो तब उसने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पास हुआ। इसका पॉइंट ये था कि वो ये शो करना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप स्ट्रेंथ ख़त्म कर दें तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये चार्ज पार्टिकल अपने आप को दोनों की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं कराएगा बल्कि स्ट्रेट लाइन जाएगा। और इसी इफ़ेक्ट को असल में उसने यूज़ किया कि चार्ज टू मैस रेशो भी फिर जे थॉम्सन ने इसी इफ़ेक्ट को यूज़ करके फाइंड आउट की थी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ को यूज़ करें तो आपको चार्ज टू मैस रेशो मिल सकती है। और उसी चार्ज टू मैस रेशो के बेसिस पे कि इसका चार्ज नेचर भी है कैथोड रे का और इसके पास मैस भी है, तो यहाँ से वो कंसेप्ट के रे है और उसका मैस भी है। तो अगर रे का मैस है और उसके पास चार्ज भी है, यहाँ से एक ब्लास्ट होता है और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फ्लॉप कर जाती है कि एटम में उससे भी छोटा सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है, और वो 1836 टाइम छोटा है इवन हाइड्रोजन के एटम से, और उस पर चार्ज नेचर भी है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या करता है, डिफ्लेक्ट होता है, और उसका मैस भी है। लेकिन चूंकि जे थॉम्सन मैस अकेला और इलेक्ट्रॉन का चार्ज अकेला फाइंड आउट नहीं कर सकता था, उसने चार्ज टू मैस रेशो तो फाइंड आउट कर ली थी। तो यहाँ से हिस्ट्री ऑफ एन एटम में एक नया एक्सप्लोजन होता है, और जे थॉम्सन अपना एक मॉडल पेश करता है जिसको हमने प्लम पुडिंग मॉडल कहा था, और उसने उसमें कहा कि इलेक्ट्रॉन स्प्रेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, या पुडिंग केक की तरह हैं, या वाटरमेलन की तरह हैं, कि जिसमें ब्लैक सीड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन का करेक्टर शो कर रही हैं, और जो रेड पूरा वाटरमेलन में है वो प्रोटॉन शो कर रहा है। तो पहला मॉडल जे थॉम्सन ने दिया। फिर उसके बाद हिटॉफ ने उसके स्ट्रेट लाइन मोशन को प्रूव करवाया कि ये वाकई स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो कैसे प्रूव करे कि वाकई ये स्ट्रेट लाइन है। तो हिटॉफ ने एक छोटा सा पैडल व्हील यूज़ किया, कि बहुत छोटा पैडल व्हील जो आपको अभी तो काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को शो करवाना चाह रहा था कि वाकई ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगा। तो या कोई ऑब्जेक्ट रख दे, पैडल व्हील ना रखे, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दे, क्योंकि पैडल व्हील को हमने मैस के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रखेगा और उस ऑब्जेक्ट पे जब वो अगर ये रेस स्ट्रेट लाइन में जाती हैं तो उसका शेडो बनेगा। तो उसने देखा कि वाकई उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो बन रहा था। तो ये प्रूव कर रहा था कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन मोशन करती हैं, और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर जाती हैं अपने सरफेस से। तो कैथोड रेज अगर
90 डिग्री पे पड़ी हुई हैं, तो कैथोड अगर 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है तो कैथोड रेज उसके हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जा रहे होंगे। यानी अगर कैथोड रे परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है, कैथोड परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है तो कैथोड रेज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस में जा रही होंगी। तो थोड़ा बहुत मैं कैथोड और कैथोड रे के कंसेप्ट को घुमा फिरा रहा हूँ। आप लोगों ने इसको कैथोड ही समझना है, ये उसकी रेज हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। गलती इंसान से ही होती है। अच्छा, फिर हमारे पास मटेरियल पार्टिकल की वाकई इसका मटेरियल नेचर है, यानी ये जो कैथोड रेज हैं जिसको हम घंटे से डिस्कस ही कर रहे हैं कि वाकई कोई छोटा पार्टिकल है या नहीं है, क्या उस छोटे पार्टिकल का मास है या नहीं है, क्या ये जो कैथोड रेज इस मेटल प्लेट से निकल रही हैं या यहाँ जो एटम्स मौजूद हैं उनसे निकल रही हैं, क्या वाकई उसका कोई मटेरियल नेचर है, क्या वो मास रखता है या नहीं रखता। इसको प्रूव करने के लिए क्या किया गया कि पैडल व्हील रखा गया, और ये पैडल व्हील बहुत छोटा है। अगर ये पैडल व्हील के साथ ये रेस टकराती हैं और ये पैडल व्हील मूवमेंट करने लग जाता है तो इसका मतलब इसका कोई मैस था, तभी वो मैस के साथ टकरा के उसे क्या करवा रहा है, स्ट्राइक करवा के उसे मूवमेंट दे रहा है। तो यहाँ से हमें मैटर के यानी कैथोड रे के मटेरियल नेचर का, पहले तो वो रे थी इन द फॉर्म ऑफ वेव थी, अब वो पता चलेगा कि ये अब मैटर की नेचर में होगा अगर ये पैडल व्हील चलता है। उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के इसी प्लेट यानी उसको मॉडिफिकेशन की गई, यहाँ पैडल व्हील रखा गया, और जब वो कैथोड रे स्ट्राइक करती हैं पैडल व्हील पे तो वो क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है, और यही शो करता है कि जो रेज हैं वो मटीरियल नेचर की हैं। और यहाँ चूँकि लास्ट पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट इस वीडियो के, तो मैं यही कहूँगा कि इसको कैथोड रे का नाम दिया गया क्योंकि कैथोड से निकल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गैसेज यहाँ मौजूद थे उनसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे थे, उनसे भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, लेकिन उसको उन लोगों को उस वक्त पता नहीं था। और अब बच्चे सोचेंगे कि फिर उन्हें कैसे पता चला कि ये जो पार्टिकल है ये एटम का ही हिस्सा है। तो उनको ये बताने के लिए कि ये जो कैथोड रे है, ये जो कैथोड है आपके पास, ये कैथोड भी तो किसी एटम का बना होगा। तो कैथोड अगर एटम्स का बना हुआ है और उन्हीं एटम्स से कोई चीज़ ऐसे निकलती है जो उस एटम से भी छोटी है और जो चार्ज पार्टिकल भी है, जिसके पास मैटर भी है, यानी मैटर वाली प्रॉपर्टी भी है, तो इसका मतलब इस कैथोड के एटम से ही कोई छोटी चीज़ निकली है, उन एटम का हिस्सा था वो। तो हम कह सकते हैं कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। और दूसरा पॉइंट कि यहाँ जो एटम्स मौजूद थे उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकला, तो अगर उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकला है तो दोनों पॉइंट्स एक ही जैसे हैं कि चाहे इस एटम से जो गैस की फॉर्म में यहाँ मौजूद है उससे इलेक्ट्रॉन निकले, वो भी पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और वो इस एटम से भी छोटा हिस्सा है या कैथोड के एटम से भी छोटा पार्टिकल है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप देखें, यहाँ पता चलता है कि एटम से छोटा पार्टिकल या छोटा नेचर या एटम से स्मॉल पार्टिकल या जिसमें चार्ज का नेचर भी है जो एटम में खुद नहीं होता, एटम ओवरऑल न्यूट्रल होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी या इलेक्ट्रॉन के सब एटॉमिक पार्टिकल का होने का प्रूफ भी हमें मिलता है। और इसी पैडल व्हील से हमें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर का भी प्रूफ मिलता है कि वो रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, और एटम फर्दर स्प्लिट हो सकता है और डाल्टन की थ्योरी फ्लॉप। और फिर देखा गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कर सकता है प्रॉपर्टीज़ में। तो इस इलेक्ट्रॉन की दूसरी जो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि एक्सरे प्रोडक्शन, तो आजकल जब आप एक्सरे करवा रहे होते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट से निकलें और मूवमेंट करते हुए जाएं और किसी हैवी मेटल को स्ट्राइक करें, तो हैवी मेटल को स्ट्राइक करते हुए वो उनसे क्या निकाल सकते हैं, एक्सरेज निकाल सकते हैं। असल में एक्सरेज भी इलेक्ट्रॉन हैं, एक्सरेज खुद ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे थे वो अब एक है आपके पास अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेज। अगर आप किसी बिल्कुल एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो तब आपके पास जो रेज प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट या विजिबल रेज। लेकिन आपके पास अगर ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हो और वो आप एटम को स्ट्राइक करवाएं और एटम के किसी इनर शेल से, आउटर शेल से नहीं, आउटर शेल से तो आपके पास अल्ट्रा वायलेट और विजिबल आ रही थी, किसी इनर शेल से आप इलेक्ट्रॉन निकलवा दें तो वो जो इनर शेल से हाई एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, इनर शेल से जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, किस रेस का कहलाएगा, उसको हम कहेंगे एक्स रेस। तो इलेक्ट्रॉन से ही आपके पास अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेज आ रही थी और इलेक्ट्रॉन से ही आपके पास एक्स रेज आ रही थी।
अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेस कब होंगी? जब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। और एक्स रेस कब होंगी? जब इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं कि अल्ट्रावायलेट रेस की फॉर्म में मूवमेंट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन एक्स रेस की फॉर्म में मूवमेंट कर सकता है। तो ये एक्स रे की प्रोडक्शन कर सकता था ये इलेक्ट्रॉन जो इस फिलामेंट से निकला था और किसी एटम पे स्ट्राइक किया था और उस एटम के उसने इलेक्ट्रॉन निकलवाए। तो ये भी इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी में आया और यहाँ से भी हमें पार्टिकल नेचर दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं किसी एटम से छोटे पार्टिकल्स निकलवाते हैं और उसका कोई नेचर होगा, पार्टिकल नेचर। फिर हीटिंग इफेक्ट तो आप लोग जनरली घरों में देखते ही हैं कि कभी कभी बल्ब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास ये प्रॉपर्टी भी है कि वो हीट अप कर रहा होता है। और अगर आपको वाकई नहीं दिख रहा होता तो थोड़ा बहुत बल्ब को हाथ लगाइएगा जब वो जल रहा हो, यानी ग्लो कर रहा हो, तो तब आपको समझ आ जाएगी कि वाकई इलेक्ट्रॉन्स हीट अप भी करते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक कर रहे होते हैं इस बल्ब की साइड्स के साथ, तो उनके एटम्स के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं और वो एक्साइटेड फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज़ करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और ग्लो दोनों प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो आपको ग्लो भी दिख रहा होगा और आपको हीट भी दिख रहा होगा, धुआं तो उड़ ही रहा है। तो आयनाइजेशन और ये वाली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के पास कि जब इलेक्ट्रॉन आते हैं और किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करते हैं, जो हम स्टार्ट में कह भी रहे थे कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रहा है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स आ रहे हैं और ये ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, यानी उनको आयनाइज करवा रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसलिए कि न्यूक्लियस खुद अलग हो जाता है जिसमें प्रोटॉन्स वगैरह मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन करवा रहा है तो इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन की वजह से दो पार्टिकल एक एटम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ओवरऑल एटम न्यूट्रल ही होता है स्टार्टिंग में। तो ये भी पॉइंट प्रूव कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन मैटर नेचर का है। जो लास्ट टू प्रॉपर्टीज़ हैं, एक केमिकल चेंज है और दूसरा हमारे पास पेनिट्रेशन है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास केमिकल चेंज भी कर सकता है। और केमिकल चेंज कैसे कर सकता है? आपको ये सोडियम दिख रहा होगा और यहाँ फ्लोरीन दिख रहा होगा। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, फ्लोरीन उसे गेन कर लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज़ और गेन की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होता है। और केमिकल रिएक्शन को डिफाइन ही हम जनरली ऐसे कर रहे होते हैं कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहे हों, यानी बॉन्ड टूट रहे हों और बॉन्ड बन रहे हों, तो बॉन्ड टूटना और बॉन्ड बनना ही हमारे पास केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, असल में इलेक्ट्रॉन की ही फ्लो हो रही होती है या लॉस या गेन या शेयरिंग हो रही होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन एक केमिकल चेंज ला सकता है, जैसे सोडियम से इलेक्ट्रॉन लूज हुए, फ्लोरीन ने गेन किए, सोडियम मेटल था, फ्लोरीन नॉन मेटल था और सोडियम फ्लोराइड बना लिया। ये केमिकल चेंज इलेक्ट्रॉन की वजह से है। पेनिट्रेशन में आपको यहाँ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं, गैमा रेज और न्यूट्रॉन हैं। अब यहाँ मैंने पेनिट्रेशन पावर शो करवाई है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है, तो वो आसानी से पेनिट्रेट करेगा जो न्यूट्रल होगा, जिस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो ये सर्फेसेस आपको दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेट कर सकता है वो न्यूट्रॉन है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। गैमा रेज हैं, गैमा रेज आपके पास न्यूट्रल होती हैं, उसका मैस छोटा होता है, वो इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर सकता। बीटा पार्टिकल पे चार्ज होता है, स्मॉल साइज़ है, लेकिन चार्ज नेगेटिव होता है, इसीलिए उसकी पेनिट्रेशन पावर कम। और सबसे कम अल्फा पार्टिकल की है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है और पॉजिटिव 2 चार्ज की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। यही था हमारा पूरा टॉपिक। लेकिन टॉपिक की लास्ट कंक्लूजन करता हूँ कि इस पूरे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज से हमने क्या अखज़ किया या क्या पॉइंट्स थे। सबसे जो पहला पॉइंट था कि हमने ये प्रूव करना था कि एटम फर्दर डिवाइड होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। तो जे थॉम्सन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करवाया कि इलेक्ट्रॉन यानी जिसको वो कैथोड रे कह रहा था या जिसको वो इनविजिबल रे कह रहा था या जिसको निगेट्रॉन कह रहा था, और बाद में इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ यूज़ किया गया उसके लिए कि इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूवमेंट करता है। और डाल्टन की वो थ्योरी ख़त्म होती है और डाल्टन के उस नेचर को ख़त्म कर दिया जाता है कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता। एटम ओवरऑल अब भी न्यूट्रल है, जे थॉम्सन अब भी मानता है कि न्यूट्रल है। और जे थॉम्सन ने प्रिडिक्ट कर लिया था, जब उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तब जे थॉम्सन ने ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। कहाँ मौजूद है उसने प्लम पुडिंग में सिर्फ स्प्रेड करके दिखाया था, उसने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताई थी। उसने ओवरऑल कहा था कि एटम न्यूट्रल है, उसने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज है
लेकिन और उसने ये भी कहा था कि पॉजिटिव चार्ज के अलावा भी एक चीज़ है, क्योंकि ओवरऑल जो एटम का मैस है वो उस पॉजिटिव प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं पूरा हो सकता, बल्कि पॉजिटिव प्रोटॉन के अलावा भी कोई ऐसी स्पीशी है जो न्यूट्रल है। तो जे थॉम्सन ने बहुत बड़ा काम किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे जे थॉम्सन को नोबेल प्राइज़ मिला। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम चार्ज टू मैस रेशो को डिस्कस करेंगे वो भी जे थॉम्सन का काम था। उसके बाद जब हम प्रोटॉन को डिस्कस करेंगे वो जे थॉम्सन के स्टूडेंट का काम था, रदरफोर्ड का, उसको भी नोबेल प्राइज़ मिला। और जेम्स चैडविक भी रदरफोर्ड के करीब के इलाके में स्टूडेंट रहा है, तो वो भी, इसका मतलब ये सारी सीरीज स्टार्ट कहाँ से होती है, जे थॉम्सन को। तो सल्यूट कीजिए जे थॉम्सन को, हमारे साथ जुड़िए रहिए, खुश रहिए, दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।